अस्सलाम वालेकुम। हयात अरसा ऐसे के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीब सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हकूक़ तहरीर महफूज हैं, बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर हुदा माजिद। अबीरा किचन में शेल्फ पर रखे हुए चॉपिंग बोर्ड के सामने खड़ी थी। सब्जियां एक एक करके तरतीब से काट रही थी। सर हल्का हल्का झुका हुआ, हर टुकड़ा कमाल की नरमी के साथ काटा जा रहा था। रंग बिरंगी सब्जियां, सुर्ख मिर्च, हरा प्याज, गाजर, शिमला मिर्च बोर्ड पर तरतीब से रखी हुई थी और इनके दरमियान अबीरा के हाथ की रवानी रोशनी में झलक रही थी। बाल कैचर में बंधे हुए थे। चंद नर्म लटें गंदमी रंगत में बिखरी हुई थी, जिसके सर के हरकत के साथ हल्की सी रोशनी भी झलक रही थी। अबीरा की आंखें सब्जियों पर मरकूज होकर अपनी सोच में खोई हुई थी, हरकत कर रही थी। इसे नहीं पता था कि आर्यान दरवाजे पर खड़ा इसे टकटकी बांधे देख रहा है। अबीरा चॉपिंग बोर्ड के पास खड़ी थी, सब्जियां काट रही थी। इसकी हर हरकत में नरमी और एहतियात साफ नजर आ रही थी। इसके बाल कैचर में बंधे हुए थे, हल्की लटें रोशनी की झलक रही थी और बस सर उठाकर कभी सब्जियों पर, कभी मसालों पर, कभी अपने ख्यालात में खो जाती हैं। बस आर्यान बस देख रहा था, टुकटुकी बांधे, जैसे दुनिया की हर खुशी इसी लम्हे में रुक गई हो। कोई अल्फाज नहीं, बस खामोशी और मोहब्बत की तपिश जो हर लम्हे को जानदार बना रही थी। सफ़ेद ट्राउज़र और स्काई ब्लू शर्ट में वो खामोशी से चलता हुआ अबीरा के करीब आ खड़ा हुआ। हर कदम में वक़ार और हर निगाह में मोहब्बत की शिद्दत थी। अबीरा ने चॉपिंग बोर्ड पर सब्जियां काटते हुए सर ऊपर उठाकर इसकी आंखों में देखा। आर्यान की नज़रें इसके चेहरे पर ठहर से गई। अबीरा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। क्या देख रहे हैं? अपनी बीवी को देख रहा हूँ। क्यों, पहले कभी नहीं देखा है, बार बार देखने का दिल चाहता है, कमबख्त दिल पर इख्तियार नहीं रहा। समझाएं अपने दिल को, बागी होना अच्छी बात नहीं। अब तो हो गया है बागी, अब इसे कैद नहीं किया जा सकता। वो वैसे भी अपनी बीवी को जितनी बार प्यार से देखे सवाब मिलता है, बाकी का सवाब बाद में हासिल कर लीजिएगा। आपकी नज़र मुझे कंफ्यूज कर रही है, मुझे खाना बनाने दें। कंफ्यूज तुम हो रही हो तो नजरें मैं क्यों हटाऊं? मैं तो सवाब हासिल करूंगा। आर्यान खान ने हाथ बढ़ाया, उंगलियों के पोरों से अबीरा के चेहरे पर झूलती हुई लट को आहिस्तगी से नरमी से कान के पीछे कर दिया। लम्हा भर के उसका हाथ वहीं रुका रहा। इसकी नजरें अबीरा के चेहरे पर ठहर गई। खामोशी गहरी, अबीरा की पलकें झुक गई और होंठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई। जाए ना, मुझे आपके लिए खाना बनाना है। हल्का सा रुख फेरते को वापस सब्जियां काटने में खुद को मसरूफ़ करने लगी। आवाज़ में नरमी और झिझक एक साथ थे। आर्यान ने कांधों पर हाथ रखते हुए इसका वापस अपनी इस तरफ कर लिया। एक कदम करीब आकर जैसे लम्हे को थाम लेना चाहता हो, इसकी नज़रें ठहर गई, गहरी और खामोश, और किचन की फिजा में एक अनकही बात से फैल गई थी। कहा है ना कि बाहर जाकर खा लेंगे। ये लम्हा जी भर कर जीने दो। ख्वाब सा लग रहा है, मैं इसे हकीकत में महसूस करना चाहता हूँ। इतनी मोहब्बत मत करें, मुझे डर लगने लगता है। कहते हुए इसकी आवाज़ हल्की सी कांप गई थी, पलकें झुक गई थी। इसके अंदरूनी उलझन चेहरे पर नज़र आने लगी थी। वो सामने खड़ा रहा तो मुस्कुरा रहा था। आंखों में नरमी कुछ ज़्यादा ही थी, ऐसी नरमी जो डरा भी देती है, खुद से बांध भी लेती है। मेरे होते हुए हर डर को दिल से निकाल दो, तुम्हारी हर मुश्किल के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसके हाथ में थमी छुरी आहिस्तगी से अलग कर दी गई थी। उंगलियों पर उंगलियां आई, गिरफ्त नर्म मगर फैसला कुन थी। सब्जी कटते कटते रह गई और वह उसके हाथ को थामे अपने कंधे से लगाए किचन से बाहर आ गया। अचानक बेल की तेज़ बेरहम आवाज़ फिजा में चीर गई। बाहर नहीं, बार बार। इसके जिस्म में तनाव दौड़ गया। जबड़ा सख्त हुआ, आंखों में नागवारी उभरी। कौन पागल है जो जाहिलों की तरह बेल पर हाथ नहीं उठा रहा? मैं अभी देख कर आता हूँ। वो दरवाजे की तरफ तेज कदमों से बढ़ा, हाथ हैंडल पर आया, जुमला लबों तक पहुँचा, मगर दरवाज़ा खुलते ही सब कुछ वहीं रुक गया। सामने सख्त तासरात ओढ़े रोशानी खड़ी थी, आंखों में वही पुरानी सख्ती, वही नागवारी। और ज़रा पीछे होठों पर दबी दबी तंसिया मुस्कुराहट लिए परीशे, जैसे खामोशी से अपनी कामयाबी देख रही थी। एक लम्हे में सब समझ आ गया था, यहाँ तक पहुँचाने वाली वही थी। क्यों नहीं आ सकती? नहीं, क्यों नहीं आ सकती? प्लीज़ अंदर आए। वो आगे बढ़ा और रस्मन गले मिला, मगर इसकी नज़रें पीछे खड़ी परीशा पर जम गई थी। ऐसी निगाहें ऐसी थी कि जैसे लम्हा मिला तो सब कुछ कह डालेगा या शायद खा ही जाए। अंदर से आवाज़ें सुनकर अबीरा भी दरवाजे तक आ गई थी। अभी इसने कुछ समझने की कोशिश ही की थी कि सामने से पड़ने वाली निगाहों ने इसके कदम रोक लिए थे। वो
वो निगाहें सख्ती तेज़ और गुस्से से भरी हुई। अबीरा के चेहरे का रंग उड़ गया, पलकें झुक गईं। वो दिल जैसे एकदम से बैठ सा गया था फ़िज़ा में। अचानक फ़िज़ा में अपनायत सी बाकी न रही थी। किसी अनदेखे तूफ़ान की आहट महसूस होने लगी। तो ये है वो नमूना जिसे तुम सज़ा देने के लिए लाए हो? लफ्ज़ अभी फ़िज़ा में ठीक से गूंजे भी ना थे। इसके चेहरे के नक्श बदल गए। जबड़ा भिंच गया, आंखों में ऐसे चमक उभरी जैसे किसी ने चिंगारी डाल दी हो। अगला कदम उठा, फिर दूसरा कदम नहीं, जैसे बिजली कौंधी हो। फासले सिमटते चले गए, पलक झपकने का मौका तक न मिला। हाथ पीछे से बढ़ा, बाल मुट्ठी में आए और एक ही झटके में सर पीछे को खींच गया था। हरकत इतनी अचानक, इतनी तेज़ थी कि आसपास खड़ा ही हर शख्स मुजम्मद रह गया था। दर्द एक चीख बनकर लबों से फूट पड़ा था। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। लम्हे भर में पूरा मंजर बदल गया, जैसे सुकून की जगह तूफान ने ले ली हो। रोशाने, क्या कर रही हैं आप? छोड़े इसे। आवाज़ कमरे में गूंज गई। वो एक झटके से आगे बढ़ा, लहजे में गुस्सा भी था और घबराहट भी। हाथ बेख्तियार मुठ्ठियाँ बन गए। आंखों के सामने सिर्फ वो मंजर था जो लम्हा भर में हद से आगे निकल चुका था। फ़िज़ा में तनाव यूं फैल गया था जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। आर्यान, तुम इस फसाद से दूर रहो। इसकी आवाज़ में खौफ और जल्दबाज़ी थी, लेकिन आर्यान के चेहरे पर मोहब्बत और फिक्र के आसार वाज़ेह थे। इसकी नज़रें सिर्फ अबीरा की तरफ नहीं, बल्कि रोशाने के दिल की सख्ती और इसके अपने जज्बात के दरमियान फंसे हुए लम्हे को भी समझ रही थी। मैं नहीं चाहती जिस तरह इसकी माँ ने मेरे शौहर को अपने जाल में फंसाकर मेरा घर बर्बाद किया, इसी तरह ये भी तुम्हें फंसा कर परीक्षा की ज़िंदगी ख़राब कर दे। यह सुनने को मैं खड़ी परीक्षा के चेहरे पर नागवारी की लकीर उभरी। होंठ भिज गए। ये रहम दिली इसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसे आर्यान से कोई लेना देना नहीं था। मगर इसका नाम बीच में आना इससे खल गया था। इधर दर्द और उलझन के बीच खड़ी अबीरा ने बेख्तियार आर्यान की तरफ देखा। आंखों में बेआवाज़ उलझे हुए सवाल थे। परीक्षा ये नाम इसके लिए नया था, अनजान, और वो कुछ नहीं जानती थी सिवाय इसके कि इसके बालों को जकड़े खड़ी औरत की निगाहों में कहर भरा हुआ है। औरत रोशानी थी, वही जिसका जिक्र आर्यान की बातों में बार बार आया था। कभी तंज, कभी दुख में। कब वो जानती थी आर्यान इसे बहुत चाहता है। रोशानी, प्लीज़ इसके बाल छोड़ दें, इसे दर्द हो रहा है। आर्यान खान की आवाज़ में तड़प थी। दर्द इसके चेहरे पर नजर आ रहा था। इसको दर्द हो रहा है या तुम्हें दर्द हो रहा है? रोशानी का हाथ बालों पर मजीद सख्त हो गया था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इससे प्यार के जाल में फंस चुके हो? रोशानी की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। आर्यान की सांस थमी, मगर नजरें अबीरा पर मोहतात मुहाफिज बिल्ली की तरह ठहरी गई थी। रोशानी, प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ, इसको छोड़ दो। जो भी बात करनी है हम बैठ कर सकते हैं। वो ज़ोर से चिल्लाया। परीक्षा दूर खड़ी सारे माहौल को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, बगैर कुछ बोले। आर्यान, तुम इस लड़की के लिए मेरे सामने हाथ छोड़ोगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे आर्यान हो। इस 2 टके की लड़की ने तुम्हें हाथ छोड़ना सिखा दिया है। रोशाना ने बाल झटके से छोड़े और सर थोड़ा सा आगे किया। वो आंखों में सवाल डालकर आर्यान को घूर कर, लब सख्त पलकें झुकी नहीं थी। हर हर्फ जैसे धागे से बंधा हुआ था। तुम शायद भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूँ। तुम आर्यान खान हो जो किसी के सामने नहीं झुकता। फिर तुम इस लड़की के लिए मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? ऐसा क्या रिश्ता बना लिया है तुमने इसके साथ? आर्यान का सीना हल्का सा उभरा हो और डूबा। हाथ मुझियों की शक्ल इख्तियार करते हुए थोड़ा सा सख्त हुआ है, मगर प्यार और हिफाजत की लहर हर हरकत में वासे थी। अबीरा के लिए हमदर्दी देखकर रोशाने के दिल में दर्द के लावे फट रहे थे। आंखें जल रही थी, होंठ भुने हुए और सांस में आग का गोला महसूस हो रहा था। बरसों पहले माँ से हारी थी और अब तारीख दोबारा दोहरा रही थी। अरूप की बेटी इसके बेटे से बढ़कर चाहने वाले भतीजे को इनसे छीन चुकी थी। ये सोचकर रोशाने के पूरे वजूद में आग भड़क उठी थी। हर कदम सख्त नज़र भड़कती हुई इसे हर हाल में जवाब चाहिए था। रोशाने, प्लीज़ अंदर चलो, आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं बैठूंगी भी और रहूंगी भी यहाँ, मगर पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। घटिया लड़की, तुमने मेरे आर्यान को क्या से क्या बना दिया? रोशाने ने ज़ोर से अबीरा के मुंह पर थप्पड़ मारा। चटाख की ज़ोरदार आवाज़ से अबीरा लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी। रोशाने, ये क्या हो गया है? पागल हो गई हैं आप? आर्यान ने गुस्से से चीखते हुए रोशाने को अबीरा से दूर किया और तड़पते हुए से ज़मीन से उठाया। परीक्षा सारा तमाशा सीने पर हाथ बांधे खड़ी हुई मज़े लेकर देख रही थी। इसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि यह ड्रामा इतना दिलचस्प होने वाला है। आर्यान, तुमने इस लड़की के लिए मुझे धक्का दिया? रोशाने बेयकीनी से आर्यान को घूर रही थी। सॉरी, आई एम सॉरी रोशाने, मैंने आपको धक्का नहीं दिया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने तो आपको सिर्फ पीछे किया है। आप हाइपर होकर गलत कर रही हैं। प्लीज़ आराम से बैठकर मेरी बात तो सुने। आर्यान के जिस्म में एक लर्जिश दौड़ गई। इसकी आंखें भरी हुई थी, सांस तेज़ लेकिन अल्फाज नर्म।
اور محبت بھرے وہ حالات کی بھاری پیچیدگی میں پھنس چکا تھا، جس کے سامنے دو ایسی شخصیتیں کھڑی تھیں جن سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ ابھی وہ کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا تھا، نہ روشانے کو، نہ ابیرہ کو روشانے پر۔ بڑی مشکل سے آریان نے دروازہ بند کیا اور روشانے کو اپنے روم میں لے گیا۔ ہر قدم بھاری، ہر سانس تناؤ سے بھر گیا تھا، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ویسے کافی انٹرسٹنگ چیز ہے، پریشا نے ابیرہ پر طنز بھری نگاہیں جمائیں۔ مطلب؟ ابیرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آنکھیں سوال سے بھری ہوئی تھی۔ اتنی معصوم تو نہیں ہو کہ میری بات کا مطلب نہ سمجھ سکو؟ وہ طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جس آریان خان کے ناک پر کوئی لڑکی نہیں چڑھتی، جو خود کو دنیا کا سب سے خوبصورت مرد سمجھتا ہے، جس کے لیے خوبصورتی کا مطلب صرف وہ خود ہے، جو ایٹیٹیوڈ اور اکڑ کا چلتا پھرتا مجسمہ ہے، اس شخص کو تم نے چند دنوں میں کیسے اپنے بس میں کر لیا؟ تم سے تو کلاسز لینی چاہیے۔ شکل معصوم اور کام دلچسپ پریشا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نگاہیں اس پر ایسی جمائی ہوئی تھی کہ جیسے پلک جھپکے تو وہ غائب ہو جائے۔ ابیرہ کو اس کی یہ تفتیش کرنے والی نظر زہر لگ رہی تھی۔ دل میں ہلکی سی الجھن اور خوف مچل رہا تھا۔ ابیرہ کے اندر غصہ بھی تھا اور درد بھی۔ میں اپنی تذلیل کا بوجھ سہنے کی طاقت نہیں بچی تھی۔ وہ پریشا کے سوالوں کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی، بس جان چھڑانے کے لیے وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر پریشا گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اور یہ خود کو توپ سمجھنے کی کوشش مت کرنا، میں روشانی نہیں پریشا ہوں جو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ پریشا نے ابیرہ کے جبڑے کو پکڑ کر دبوچ لیا۔ ابیرہ درد سے کراہ اٹھی۔ ایک ہی دن میں دو لوگوں نے اس سے اپنی تذلیل ہوتے دیکھ کر دل تڑپ کر رو رہا تھا۔ آنکھوں سے درد کی آہٹیں بہہ رہی تھیں۔ تم نے میرے بارے میں آریان سے نہیں پوچھا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں خود ہی بتا دیتی ہوں، میں بچپن کی منگیتر ہوں آریان کی۔ یہ بات پریشا نے صرف ابیرہ کو جلانے کے لیے کہی تھی، اور یہ سن کر ابیرہ کا دل ٹوٹ کر کرچیاں ہو گیا۔ اسے یہ جان کر صدمہ ہوا کہ آریان خان کی زندگی میں کوئی اور لڑکی بھی اتنا اہم مقام رکھتی ہے۔ روشانے کی بدتمیزی اور وہ برداشت کر چکی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے تیار تھی کہ ایک دن اس کا سامنا ہوگا، مگر پریشا اس کا نام تو ابیرہ کے ذہن میں دور دور تک نہیں تھا، اور اب یہ حقیقت اسے اندر سے ہلا رہی تھی۔ کتنی مشکل سے میں نے تم پر یقین کیا تھا، اور تم نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تم نے میرا دل توڑ دیا، تم بالکل ویسے ہی نکلے جیسا میں تمہیں سمجھتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ اندر سے ٹوٹ گئی، سانس بے ترتیب ہو گئی اور آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ او 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 بیبی کو رونا آ رہا ہے؟ پریشا اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ابیرہ میں اب اور ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ جبڑے سے آزاد کرا دیا اور وہاں سے بھاگتی ہوئی پرے ایریا کی طرف چلی گئی۔ اس لمحے اس کے لیے اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ پاس والے کمرے میں جا کر اس نے وضو کیا اور پرے ایریا میں چلی گئی۔ نماز سے پہلے ہی چائے نماز بچھا لی، جیسے دل کو سنبھالنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ رب کے سامنے بیٹھ کر رو رو کر اپنے لیے صبر مانگتی رہی، مگر آریان کی زندگی میں کسی اور لڑکی کے ہونے کا خیال آتے ہی دل جیسے پھٹنے لگتا تھا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ محبت کب دل میں اتری، مگر آج اس کی شدت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں کیا باتیں ہو رہی تھیں اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اس نے تو بس اپنے لیے اپنا ایک پناہ گاہ ڈھونڈ لی تھی۔ نماز ادا کرتے ہوئے کچھ وقت گزر گیا، مگر آریان اب تک اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ آریان، تمہارے وعدے جھوٹے تھے، تمہاری محبت بھی جھوٹی نکلی۔ اپنی منگیتر اور روشانے کے آنے کے بعد تم مجھے بھول گئے، میں کہیں نہیں رہی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور اب خود الگ ہو گئے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنکھوں سے بہتا ہوا درد چائے نماز پر بکھر گیا، اور وہ وہیں اسی خاموشی میں لے کر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ روشانے بیڈ پر بیٹھی تھی، کندھے تناؤ میں تھے، نگاہیں سامنے جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قدموں کے قریب بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے، سر ذرا سا جھکا ہوا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میری بات سنیں، میں آپ سے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ پوچھیں جو پوچھنا چاہتی ہیں۔ بیڈ پر بیٹھی عورت نے نگاہیں اس پر گاڑ دی۔ تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے مجھے جھوٹ بولا۔ آریان خان کے جبڑے بھینچ گئے، سانس ایک لمحے کو رکی، وہیں بیٹھے بیٹھے انگلیاں سخت ہو گئیں۔ 4 گھنٹے ایک ہی بات بار بار، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی ہمت ہے کہ کوئی بھی بات میں سینہ تان کر کہہ سکتا ہوں۔ اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ روشانے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ کمرے میں پریشا داخل ہوئی، نظروں نے پہلے بیڈ پر بیٹھے منظر کو دیکھا، پھر اس کے قدموں میں بیٹھے شخص کو۔ ہونٹ ذرا سے مڑے، اتنی ہمت ہے تو سینہ تان کر کہہ دو نا، تم اس لڑکی سے پیار میں پاگل ہو چکے ہو۔ پریشا جو کمرے میں داخل ہوتے بات سن سکی تھی، آتے زہریلا تیر پھینکا۔ آریان خان اپنی جگہ سے نہیں ہلا، نہ اس کی طرف دیکھا، مگر چہرے کے زاویے بتا رہے تھے اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس لڑکی کی جان لے لیتا۔ وہ غافل نہیں تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ روشانے کو یہاں تک لے کر آنے والی وہی ہے۔ ہاں، ہو چکا ہوں، بس اس کے پیار میں پاگل، بہت پیار کرتا ہوں، دل و جان سے پیار کرتا ہوں۔ کر لو جو کر سکتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا؟
रुशाने को यहाँ तक लाने वाली तुम हो। आर्यान खान परीक्षा की बात पर भड़क उठा। इसने दिल की पूरी सच्चाई को तस्लीम कर लिया। निडर था वो, हमेशा से निडर। डरना इसकी फितरत में नहीं था। अबीरा से मोहब्बत का इतराफ़ वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था कि रोशाने को तकलीफ़ ना हो। परीक्षा की बात पर इसने सच्चाई खुले दिल से कबूल कर ली और इस वक्त में मज़ीद बहस नहीं करना चाहता था। काफ़ी टाइम हो चुका था, जो भी बात करनी है सुबह करेंगे। वो अपनी जगह से उठा, चेहरे का जाविया लहजा सब बता रहा था कि अब कोई बात नहीं सुनेगा। रोशाने ने खामोश हो गई थी। वो जानती थी जब आर्यान दो टोक कह देता है तो फिर किसी की नहीं सुनता। 4 साढ़े 4 घंटे को वो कोशिश कर रहा था, मगर रोशाने अपनी बात पर डटी रही। अबीरा से मोहब्बत का इजहार एक बार भी नहीं किया था ताकि रोशाने को तकलीफ़ ना पहुँचे। वो चाहता था कि प्यार से सब कुछ समझाकर असलियत बताए, मगर परीक्षक ने बीच में बोलकर आर्यान के गुस्से को भड़का दिया। इसलिए वो सच्चाई बोलकर उठ गया। इसके दिमाग में बार बार अबीरा का चेहरा आ रहा था। कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। एक लम्हे के लिए भी वो इसके बारे में सोचना नहीं रोक सकता था। अब वो गुस्से के साथ सब कुछ कह चुका था, इसलिए यहाँ एक लम्हे के लिए भी रुकने का इरादा नहीं था। अबीरा के पास जाना था। आराम करें, सुबह मुलाकात होगी, कहते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रोशाने समझ गई थी आर्यान को गुस्से से वो कभी अपनी तरफ नहीं कर सकेगी। समझदारी से इसने खामोश ही रहना बेहतर समझा। इसके सर पर तो इश्क का जादू कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था। परीक्षा ने तंज भरे लहजे में कहा। रोशाने लम्हे भर को खामोश बैठी रही, बल्कि झपकी, सांस रुक गया था। बहुत जल्द उतार दूंगी हर लफ्ज़ में धोस। पल भर के लिए कमरे की हवा ठंडी हो गई थी। हर नज़र, हर हरकत में मनसूबा बंदी छुपी हुई थी, सिर्फ आग लगाने के लिए। आर्यान रूम से निकला, सीधा प्रे एरिया की जाने बढ़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था वो वहीं होगी। रात बहुत हो चुकी थी, मगर उम्मीद ने कदम बढ़ाए दरवाज़ा खोला। अबीरा सजदे में सर रखे बेतरतीब पड़ी थी, नींद में ही सो गई थी। आर्यान आगे बढ़ा, नीचे झुका और अपनी गोद में उठा लिया। पलके झपकी, आंख खुल गई। अपने आप को आर्यान के बाजू में देखकर चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई। छोड़ दे मुझे झूठे इंसान, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। आ गई ना आपकी असलियत मेरे सामने। वो आर्यान के सीने पर मुक्के मारते हुए आंसू भरते हुए रो रही थी। आर्यान ने इसे हल्के से अपने सीने से लगाया। खामोश, सिर्फ नजरें बोल रही थी। दिल धड़क रहा था, सांस रुका सा था। वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया हो। आर्यान इसे उठाकर अपार्टमेंट के उस कमरे में ले आया जो कभी इस्तेमाल में नहीं आता था। उसने उनके अपने कमरे में इस वक्त रोशाने और परीक्षा मौजूद थी। इसे बेड पर बिठाया। हाथ बढ़ाकर नरमी से आंसू साफ करना चाहे, अबीरा ने फ़ौरन इसका हाथ छटक दिया। मुझे हाथ मत लगाएं। आर्यान ने एक लम्हे को सांस रोकी। यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे बोलने का मौका तो दो। अबीरा हंसी, मगर वो हंसी जख्म जैसी थी। क्यों दूँ मौका? आपके लिए कोई मौका नहीं है। इसकी आवाज़ भरा गई, मगर अल्फाज मजबूत थे। आपकी मोहब्बत पर मुझे पहले ही यकीन नहीं था। मैं जानती थी आप धोखा देंगे, फिर भी मैं पागल थी, इतनी बड़ी बेवकूफ़, जो आपकी मोहब्बत के झांसे में आकर ख़ुद को आप पर लुटा बैठी। आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज़ में लर्जिश थी। दर्द इस कदर गहरा कि आर्यान का दिल तड़प उठा। वो खामोश खड़ा से देखता रहा। इस लम्हे अगर अबीरा के बस में होता तो शायद वो वाकई से मार डालती। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। इसने आवाज़ आहिस्ता रखी, जैसे एक लफ्ज़ भी ज़्यादा हुआ तो वो टूट जाएगी। पहले आराम से मेरी बात तो सुन लो, इसके बाद जो सज़ा दोगी कबूल है। मैं तुम्हारी सज़ा से भागूंगा नहीं। कहते हुए इसने नज़रें इसके चेहरे से हटाई, दीवार की तरफ बढ़ा, रिमोट उठाया और हीटर ऑन कर दिया। कमरे में हीटर की गर्मी फैल गई थी, पर वो गर्मी सिर्फ हवा की नहीं थी। इसके अल्फाज, इसकी मौजूदगी, इसकी कोशिश भी खामोशी से बोल रही थी। आर्यान रिमोट से हीटर ऑन करके वापस पलटा ही था कि अबीरा बेड से उठकर इसके करीब खड़ी हो गई। झूठ मत बोले, आपने मुझसे छुपाया कि आपकी एक अदद मंगेतर भी है। वो परीक्षा का नाम लेते हुए तड़प रही थी और आर्यान ने इसकी हर तड़प को दिल पर महसूस किया था। आंखों से फिसलते हुए आंसू तेज़ी से बह रहे थे। चेहरे पर गुस्सा और डर की लाली एक साथ झलक रही थी। अपने आंसू ज़ाया मत करो, तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इस मंगेतर की मेरे लिए कोई हैसियत नहीं है, तुम्हें इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आर्यान का लहजा गैर मामूली तौर पर तहम्मुल भरा था, वही तहम्मुल जो इसके नेचर में शाज़ो नादर होता था। मगर इस वक्त अबीरा की तकलीफ इसे अपने दिल पर महसूस हो रही थी। आप झूठे इंसान हैं, आपने मुझे धोखा दिया है, मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर। मैं जानती थी एक दिन आप मुझे इसी तरह रस्वा करके छोड़ देंगे। वो उसके गिरेबान को पकड़ रही थी, आंखों में गुस्सा, लबों पर लर्जिश, वो हर लफ्ज़ से दिल की तड़प सुनाई दे रही थी। पागल हो गई हो? जानती भी हो क्या बोल रही हो? आर्यान की आवाज़ में गुस्सा और हैरानी दोनों झलक रहे थे। नजरें अबीरा पर जम गई, जैसे हर लफ्ज़ इसके दिल पर भारी पड़ रहा हो। पागल ही तो हो गई, पागल कर दिया तुमने मुझे। वो दोनों हाथ गिरेबान से छोड़ती हुई खड़ी थी, चेहरे पर गुस्से और डर की लाली। आंखें भर आ गई, जिस्म थोड़ा सा झुक रहा था।
इस वक्त इसका दिल बिल्कुल टूटा हुआ था। कोई सहारा नहीं, सिर्फ दर्द और हैरत के दरमियान हर सांस के साथ टूटती हुई महसूस हो रही थी। तुम पागल हो गई हो? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। फजूल सोचना बंद करो। इसने अबीरा का आंसू से लबरेज चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। गिरफ्त सख्त थी मगर लम्स में नरमी छुपी हुई थी। आंखें इसकी आंखों में झांक रही थी और हर लफ्ज़, हर सांस खामोशी से सुकून पहुंचा रहा था। मैं ना आपकी थी, ना हूँ, ना कभी होना चाहती हूँ। जाएं अपनी मंगेतर के पास। इसने आर्यान के हाथ झटक दिए। वो 2 कदम पीछे हटकर से दूर जा खड़ी हुई। आंखों में आंसू थे मगर लहजे में वो सख्ती थी जो टूटने के बाद आ जाती है, जहाँ अब किसी सहारे की गुंजाइश नहीं थी। वो मंगेतर है और तुम मेरी बीवी हो। आर्यान की आवाज़ भरी हुई थी मगर मजबूत, जैसे लफ्ज़ों में हक भी था और डर भी। फ़र्क समझो अबीरा, वो सिर्फ एक नाम है और तुम हकीकत हो जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ। अबीरा का रोना इसकी बेआवाज़ तड़प आर्यान खान से अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। आज पहली बार इसका वो मजबूत दिल इसके मासूम से दर्द के सामने हारने लगा था। मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लेना काफ़ी है कि आपकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई और लड़की है और यही बात मुझे अंदर तक जला रही है। अबीरा की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो इसे देख रही थी। हर नज़र में दर्द और बेबसी थी। इसका लहजा टूटे हुए अल्फाज की तरह था, जैसे हर लफ्ज़ अपने दिल का टूटना भी ले आया हो। होंठ काँप रहे थे, सांस फूंक फूंक कर निकल रही थी और जिस्म का हर हिस्सा इसके गम को खामोशी से बयां कर रहा था। प्लीज़ रोना बंद करो, खुद को यूं अजियत मत दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो एक कदम आगे बढ़ा, इसके करीब आकर ज़बरदस्ती इसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। अबीरा की आंखें आंसुओं से भरी थीं, बल्कि भारी और सांसें बेतरतीब, मगर वो नजरें ना हटा सकी। मेरी ज़िंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मेरे लिए सिर्फ माँ बाप का किया हुआ फ़ैसला है, बचपन की एक मंगनी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं क्या हूँ? अबीरा आंखों में आंखें डाले सवालिया नज़रों से देख रही थी। नज़रों में तजस्सुस और दर्द दोनों झलक रहे थे। जिस्म थोड़ा सा झुका था, होंठ काँप रहे थे। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मुझे आप पर यकीन नहीं है, मैं आपसे प्यार नहीं करती। वो ना की गुंजाइश नहीं है। वो दोबारा कहा तो जान ले लूँगा। ले लो जान, मार दो, मगर मैं बार बार कहूँगी तुम पागल हो गई हो। हाँ, आपने कर दिया है। आर्यान ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर इसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में थामते हुए नरमी से देखा। एक बार बैठकर आराम से मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुनना, आप दूर रहे मुझसे। अबीरा ने सीने पर हाथ रखते हुए पीछे को धकेलने की नाकाम कोशिश की। अबीरा, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। जितनी मर्जी सख्ती कर लो, मैं अपनी बात से नहीं बदलूंगी। अबीरा के लहजे में ज़िद और दर्द दोनों थे। आर्यान ने सांस भरते हुए देखा। क्यों इतनी बुद्धिमान हो गई हो? मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा रहूँगा। वो इंसान जो खुद तुम्हारे सामने तड़प तड़प कर गिड़गिड़ा कर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुआ, जिसने दुआओं में तुम्हारी मोहब्बत को मांगा, वो तुमसे दूर जाने के बारे में कैसे सोच सकता है? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। ये बात अपने दिल से पूछो। अगर मेरी जगह आप होते, कोई अचानक मेरी ज़िंदगी में आकर हक जताता तो क्या करते? अबीरा ने दर्द से कांपती हुई आवाज़ में जो सवाल किया था, वो आर्यान के सीने में दहकते अंगारे की तरह उतर गया था। इसकी आंखों की सख्ती एकदम बदल गई, जैसे किसी ने अंदर कुछ तोड़ दिया हो। जबड़ा भिंचा, सांस गहरी हुई। मैं इसकी जान ले लूँगा। लफ्ज़ इसके होठों से नहीं निकले, दांतों के बीच छुपे थे। टुकड़े कर दूंगा इस शख्स के जो तुम पर हक जमाने की कोशिश करे। वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था, नज़रें इसकी आंखों में गाड़ कर जैसे पूरी दुनिया बस इसी के एक लम्हे में सिमट आई थी। वाह मिस्टर आर्यान खान, अपनी मोहब्बत के लिए अलग कानून और दूसरों की मोहब्बत के लिए अलग फैसला। दिल तो मेरा भी चाह रहा है कि परीक्षा के टुकड़े कर दूँ। वो आंसू से लाल आंखों से इसे देख रही थी। आवाज़ में तंज खुला हुआ था मगर लफ्ज़ टूटे हुए थे, जैसे हर जुमला कहने से पहले दिल एक बार और बिखर रहा हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम परीक्षा से जल रही हो, उस परीक्षा से जिसकी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं। वो उलझन और बेबसी के मिले जुले तासुरात के साथ इसे देख रहा था। वाकई इसकी सोच की समत समझने से कासिर हूँ। आवाज़ में झंझलाहट कम और दर्द ज़्यादा था। हाँ, हो रही हूँ जेलस। वो आंसुओं से भरी आंखें इस पर जमाए खड़ी थी। आवाज़ भर आ गई थी मगर लफ्ज़ साफ थे। जिस हक से इसने कहा था कि वो आपकी बचपन की मंगेतर है, वो हक जताना मेरे अंदर आग लगा गया है। मैं इसकी बातों से जल रही हूँ क्योंकि वो मुझे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं कल की आई हुई लड़की हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं, और वो बचपन से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो ख़ास है। कहकर वो एक लम्हे को खामोश हो गई, जैसे दिल ने मज़ीद अल्फाज उठाने से इनकार कर दिया हो। अच्छा, उस ख़ास से पूछना कि बचपन से लेकर आज तक उसे कभी आर्यान खान मैसर भी हुआ है? मैंने तो कभी नज़र भर के उसे देखा तक नहीं। और तुम चंद दिन पहले आई हो और मेरे हवासों पर छा गई हो, मेरे दिल पर कब्जा जमा लिया है। हमारे दरमियान वो रिश्ता मुकम्मल हो चुका है जो सिर्फ नाम से नहीं एहसास से बनता है।
वो ये कहते हुए रुक गया था। अबीरा रूठ कर बैठ पर जा बैठी, नजरें झुकाए हाथों को गोद में रखे हुए, उंगलियों को बेतरतीबी सा मसलती रही, जैसा खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। वो इसके करीब जा बैठा। अबीरा ने हाथ झटकने की कोशिश की, मगर इसने ज़िद्दी नरमी के हाथ इसकी दोनों हथेलियां अपने हाथों में थाम ली। इसकी नज़रें एक लम्हे को भी इसके चेहरे से नहीं हटी थी, जैसे यकीन दिलाना चाहता हो कि इसकी बातें सिर्फ लफ्ज़ नहीं थी, सच थी। वो बचपन से ही मेरी मंगेतर है। मैंने तो जब इसे होश संभाला है, मेरी नज़रों ने हर पल तुम्हें ही देखा है, फिर चाहे वो बदले के नज़रिए से ही क्यों ना हो। मेरी निगाहें हर लम्हा तुम्हारे गिर्द तवाफ़ करती हैं। वो ज़रा सा झुका आवाज़ में ठहराव था, मगर शिद्दत साफ महसूस हो रही थी। क्यों खुद को इस परिश्य के बराबर लाकर खड़ा कर रही हो? तुम्हारा और इसका कोई मुकाबला नहीं। जानती हूँ, मेरा और इसका कोई मुकाबला नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके ख़ानदान की लड़की है। इसके पास पूरा हक है आपके साथ निकाह करके आपके घर में रहने का। मेरा और इसका मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसे पूरी दुनिया में आपकी बीवी होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अबीरा के होंठ कांप रहे थे। वह हर लफ्ज़ सांस की तरह निकल रहा था, दर्द की सख्ती से भरा। आर्यन खान की बीवी के रूप में हर किसी के सामने जब मुतारफ़ करवाया जाएगा, परिश्य को करवाया जाएगा, वो सबकी नज़रों में आपकी बीवी होगी और मैं कुछ भी नहीं। इसने दोनों हाथ खाली करके सामने फैला दिए। नज़रें ज़मीन की जानिब झुकी हुई थी। इसकी आँख छूट छूट कर निकल रही थी, जैसे हर सांस के साथ इसका दिल और टूट रहा हो और दुनिया की कोई ताकत इसे सहारा देने को मौजूद ना हो। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, तुम ही मेरी पहली बीवी हो अबीरा। आर्यन खान, अपनी अहमियत को समझने की कोशिश तो करो। अबीरा की आवाज़ में दर्द और घबराहट थी। हर लफ्ज़ इसके दिल को छू रहा था। नहीं समझना मुझे अपनी अहमियत को। शौहर को किसी के साथ बांटना बहुत तकलीफ दे है। आज पहली बार अबीरा ने उसे शौहर कहा था। वो इसी एक लफ्ज़ ने आर्यन के मजबूत दिल को हिला कर रख दिया था। इसका सीना एक अजीब सी गरमाइश से भर गया था। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं, आंखों में नरमपन आ गया। वो जिस दिल को बरसों से सख्त और संभाला हुआ समझता था, वो अचानक इस मोहब्बत के लफ्ज़ से पिघलने लगा था। वो अंदर से अबीरा के करीब आना चाह रहा था, चाहे ज़ुबान कुछ ना कहती। जब यार को यार के वफ़ा पर यकीन न आए तो आशिक को सर कलम करवा लेना चाहिए। मगर मेरा यार तो इतना बेयकीनियों के समंदर में डूबा हुआ है कि अगर आशिक सर भी कटवा ले, यकीन के इम्कानात फिर भी नहीं है। आर्यन खान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट की लाली बिखरने लगी। बोले, मुझे यकीन दिलवाने के लिए कि आप इस परिश्य से रिश्ता तोड़ देंगी। वो आर्यन की शर्ट को सीना से दबोचे खड़ी थी। नज़रें इसकी आंखों में गाढ़े, हर सांस में खौफ और उम्मीद की मिलीजुली कैफियत थी। आर्यन की निगाहें इसकी आंखों में गहराई से जागी, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और दिल में सुकून का लम्हा। वो मेरी मंग है और पख्तून अपनी मंग नहीं छोड़ते। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। वैसे भी अब पख्तून आहिस्ता आहिस्ता इसे जाहिलाना सोच को बदल रहे हैं। आप भी बदल दीजिए। ओहो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ बात गैरत की है। ओहो। इसके लबों पर कड़वा सा तंज फैल गया था, आंखों में तेज देखने का अंदाज था। मतलब आर्यन खान को घर वाली भी चाहिए और बाहर वाली भी। कोई फ़ायदा नहीं, जाएं इसके पास जाएं। फजूल में मेरे साथ वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं? मुझे आपके करीब कोई ख्वाहिश नहीं है। अबीरा प्लीज़। इसकी आवाज़ में पहली बार साफ इल्तिजा थी। तो मेरे दिल का सुकून हो, खुद को बार बार मत गिराओ। बीवी सुकून होती है, राहत होती है, मोहब्बत होती है। वो ज़रा सा रुका, जैसे लफ्ज़ तोल रहा हो। वो नस्बतें जिनमें मोहब्बत ना हो, इसकी उनकी नोयत अलग होती है। इसकी निगाह नरम पड़ गई, लहजा आहिस्ता मगर गहरा हो गया। तुम मेरे दिल की उन खूबसूरत वादियों में बसने वाली वो वाहिद हकीकत हो जिस पर आर्यन खान ने पहली बार दिल फाड़ा है। बगैर शर्त के मैं आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती। अबीदा की आवाज़ जिद से ज़्यादा खौफ में डूबी हुई थी। आप परिश्य से शादी नहीं करेंगी? मुझसे वादा करें। वो बच्चों की तरह अड़ी हुई थी, आंखों में बेयकीनी, जैसे ज़रा सी लर्जिश पर सब कुछ बिखर जाएगा। अबीरा, आर्यन ने गहरी सांस ली। इसके निकाह करना मेरी मजबूरी है। हमारे ख़ानदान में आज भी लोग पुरानी सोच के कैदी हैं। जो मर्द अपनी मंग छोड़े वो बेगैरत कहलाता है और मैं बेगैरत नहीं बन सकता। इसकी आवाज़ भारी थी, मगर सच से खाली नहीं। खुदा गवाह है, इसके सिवा मेरा परिश्य से कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हारा हूँ और आखिरी सांस तक तुम्हारा रहूँगा। चाहे लाख दलीलें दे लें, मैं फिर भी यही कहूँगी कि मैं आपको परिश्य का नहीं होने दूंगी। अबीरा की आवाज़ अचानक बुलंद हुई, हाथ कांप रहे थे। मैं आपकी इन रवायतों को नहीं मानती। अगर आप इतने ही ख्यालात के पाबंद थे तो मुझसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर लफ्ज़ काट डार थे। हक तो आप ज़बरदस्ती भी हासिल कर सकते थे। फिर क्यों दिखाए वो खूबसूरत रास्ते जहाँ सिर्फ आप और मैं थे? क्यों पकड़ा मेरा हाथ? क्यों मुझे इस रास्ते पर ले आए जहाँ मैं आना ही नहीं चाहती थी? वो रुकी सांस टूटा हुआ था। अगर आज हमारे दरमियान नफ़रत होती तो परिश्य का कबूल करना मेरे लिए मुश्किल न था।
एक नहीं 10 परीक्षें भी आ जाती तो फ़र्क न पड़ता, मगर अब नहीं। इसने सर नफ़ी में हिलाया। अब मैं आपको किसी के साथ नहीं बांटूंगी। जिस दिन आपने परीक्षा का होने का सोचा, इससे शादी का सोचा, मैं अपने साथ साथ आपकी भी जान ले लूँगी। आर्यन ने इसकी तरफ देखा। आंखों में अजीब सा सुकून और दुख इकट्ठा हुआ था। जान तुम्हारी है, जब चाहो ले लेना। इसकी आवाज़ धीमी मगर फैसला कुन थी। इस वक्त प्लीज़ इस बात को छोड़ दो, आर्यन ने थके हुए लहजे में कहा। उंगलियां कंप्यूटर पर रख कर हटाता रहा। मैं पहले ही बहुत दिमाग खपा कर आया हूँ। रात बहुत हो चुकी है। इस वक्त मुझे सुकून चाहिए, तो जाइए। अबीरा की आवाज़ में कड़वाहट थी। आंखें नम मगर सीधी इस पर जमी हुई थी। जाकर इसी परिश्वर की गोद में सर रखकर सुकून ले लीजिए। मना किसने किया है? मेरे पास आपके लिए सुकून नहीं है। जब आप वादा नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए सुकून मुहैया करने वाली कोई चीज़ नहीं बनना चाहती। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर इसकी आवाज़ ठंडी मगर ख़तरनाक हद तक पुरसुकून हो गई। सोच लो, फिर से जाकर बालकनी की ठंड में खड़ा हो जाऊंगा। उस रात भी तुमने इसी तरह मुझे खुद से दूर किया था। इसकी निगाह की आंखों में जा ठहरी। इस बार मौका नहीं दूंगा कि तुम मुझे बचा सको। आर्यन की इस बात पर अबीरा नर्म पड़ गई। वो जानती थी कि सामने खड़ा ज़िद्दी शख्स जो बोल रहा है वो कर भी सकता है। वो इससे नाराज़ थी, वो दिल दुखा हुआ था, मगर वो आर्यन को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। आर्यन इसे अपनी जुनूनी मोहब्बत में मुब्तला कर चुका था। मोहब्बत में इंसान इस कदर कमज़ोर पड़ जाता है कि अपनी जान से ज़्यादा सामने वाले की जान की फ़िक्र होती है। इसी फ़िक्र ने अबीरा के लबों पर ताले लगा दिया। अबीरा ने कुछ नहीं किया, मगर इस रात पहली बार इसने मोहब्बत को हार मानते महसूस किया था। मूरे, कसम से मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगी। बस थोड़ी देर मुझे अपनी दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय कर लेने दे। हर 5 मिनट बाद फ़ोन कर लेती हैं, सांस तो लेने दे। इंशा ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ। तुम्हें इजाज़त दे दी है, मगर मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर यारम को पता चल गया तो घर में क़यामत खड़ी कर देगा। और तुम्हारे बाबा भी सोए हुए हैं। दुआ करो ताकि आँख खुलते ही तुम्हारा ना पूछे, वरना मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। रुतबा खासी घबराई हुई थी। आज पहली बार इंशा की एक बहुत करीबी दोस्त, जो अक्सर घर भी आ जाया करती थी और रिश्ते में दूर की कज़न भी लगती थी, इसकी ज़िद पर इंशा को बाहर भेजा गया था। बहाना इसकी दोस्त की बर्थडे का था। बहुत ज़्यादा इसरार पर रुतबा मना न कर सकी। सिर्फ 1 घंटे की इजाज़त दी गई, जहाँ असल बात से रुतबा बेखबर थी। बर्थडे तो महज एक बहाना था। असल में इनकी बहुत अजीज़ दोस्त, जो शादी के बाद हमेशा के लिए मुल्क से बाहर जा रही थी, इससे मिलना मकसूद था। वो इंशा की इतनी करीबी दोस्त नहीं थी, मगर इंशा की दोस्त लाइबा बहुत अच्छी सहेली थी। लाइबा चाहती थी इसी बहाने कम से कम इंशा को भी थोड़ा घूमने फिरने का मौका मिल जाए, इसलिए इसने अपनी बर्थडे का बहाना बना लिया था। इस छोटी सी पार्टी में चंद और दोस्तों ने भी शिरकत की थी। लाइबा के बहुत ज़ोर देने पर रुतबा ने इजाज़त तो दे दी, मगर अब इसका दिल बहुत अजीब खदशात में घिरा हुआ था। बासिर खान दवा लेकर आराम कर रहे थे और यारम इस वक्त इस्लामाबाद में था। फिर भी रुतबा को डर लग रहा था कि कहीं बासिर खान जाकर इंशा के बारे में ना पूछ लें, या यारम का फ़ोन ना आ जाए। यारम बासिर खान से कहीं ज़्यादा सख्त तबीयत का मालिक था। वो इंशा को कहीं भी अकेले जाने की इजाज़त नहीं देता था। रुतबा हर 5 मिनट बाद फ़ोन कर रही थी। इंशा एंजॉय नहीं कर पा रही थी, तो आखिरकार इसने माँ से कह दिया कि बार बार फ़ोन न करें। इंशा जल्दी आने की कोशिश करना, मेरी सांसें अटकी हुई हैं। मामा इंशाल्लाह मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी, आप परेशान ना हो। फ़ोन बंद हो चुका था। इधर सब दोस्तें खुश थी, आपस में गप्पे मार रही थी। केक कटने के बाद पिज़्ज़ा खाया जा रहा था। हंसी मजाक का शोर था कि अचानक एक दोस्त का हाथ लगा और ड्रिंक इंशा की ड्रेस पर गिर गई। ओह सॉरी इंशा की फ्रेंड शर्मिंदा थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर लेती हूँ। चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, ये सामने ही तो है, मैं चली जाती हूँ, तुम इंजॉय करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इंशा ने रिलैक्स करते हुए हाथ के इशारे से बैठने को कहा। पक्का ना इंशा, तुम कभी घर से ज़्यादा निकलती तो कहीं घूम मत जाना। अगर खो गई तो फ़ोन कर लूँगी। वो मुस्कुराते हुए बोलकर वहाँ से उठ खड़ी हुई और सीढ़ियों से नीचे उतरी। वेटर से पूछकर वॉशरूम की जानिब गई। ड्रिंक साफ़ करके टिश्यू से अपनी शर्ट को खुश किया और वापस गाउन पहन लिया, जो पहले ही साफ़ कर लिया था। हाथ वॉश करके खुश करने के बाद जैसे ही बाहर निकली, अपने दोस्तों की जानिब जा रही थी। रास्ते में बुकिंग रूम से गुजरने वाला एरिया था। रूम्स के अंदर शायद लोग मौजूद थे, मगर बाहर काफ़ी खामोशी थी। इंशा के दिल की धड़कनें तेज़ थी, कदम भी तेज़ हो गए थे। जब वो वॉशरूम जा रही थी, वक्त थोड़ी चहल पहल महसूस हो रही थी। शायद कुछ नए रूम बुक हुए थे, लोग आ जा रहे थे, मगर वापस निकलने पर खामोशी छाई हुई थी। सब अपने कमरों में चले गए। वो तेज़ कदम उठाती हुई अपने दोस्तों के पास जा रही थी कि अचानक एक रूम का दरवाज़ा खुला और किसी ने इसे अंदर खींच लिया।
ڈر کے مارے انشا کی جان نکل گئی، وہ چیخنے والی تھی مگر مقابل نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ آنکھیں بند کیے وہ کانپ رہی تھی، ہر سانس خوف سے بھرا ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ میں نہ جانے کتنی اندیشوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ مس انشا آپ سیف ہیں، آنکھیں کھول لیجیے۔ جانی پہچانی آواز کان کی سرگوشی میں محسوس ہوئی۔ انشا نے پت سے آنکھیں کھولی۔ آپ؟ انشا کی نظروں کے سامنے سارم کو دیکھ کر حیرانی سے کہا، جی میں، مسکراتے ہوئے باادب انداز میں سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ انشا نے غصے سے گھورتے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں سوال اور خوف دونوں کے آثار تھے۔ سوری مجبوری تھی، بدتمیزی کرنی پڑی کیونکہ آپ ہمارا فون اٹھانا گوارا نہیں کرتی۔ اگر فون نہیں اٹھائیں گے تو آپ ایسی حرکتیں کریں گے؟ جی بالکل، اب آپ سے بات کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ تو اپنانا پڑے گا، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ کو اتنا شوق ہے بات کرنے کا تو میرے لالا سے جا کر کریں۔ بات تو آپ کے لالا سے ہی کروں گا، مطلب آپ کی طرف سے اجازت ہے، میں لالا سے بات کر سکتا ہوں؟ کیا مطلب؟ انشا کی آنکھیں بڑے سوالات لیے لب ہل رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ سارم جان بوجھ کر انشا کو تنگ کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ رشتے پر آمادہ ہیں؟ پھر میں جا کر آپ کے لالا سے آپ کا ہاتھ مانگ سکتا ہوں؟ پلیز میرا راستہ چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ انشا کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھے ہوئے تھے اور وہ دروازہ کھول کر جانے کو بےتاب تھی، مگر سارم کی موجودگی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ سختی سے دروازے پر ٹکا ہوا تھا، کندھے سکیڑے ہوئے اور سانسیں تیز تھیں۔ خوف اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی اور آنکھیں ہر لمحہ راستہ تلاش کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے دوبارہ بات کرنے کا موقع ملا ہے، جواب لینے لیے بغیر تو میں نہیں جانے دوں گا۔ آپ کو عادت ہے ہر بات کو ادھورا چھوڑنے کی۔ وہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا مگر عزت احترام اور فاصلہ برقرار تھا۔ ایسی حرکتیں مت کریں، آپ کو نہیں پتہ ان بڑے بڑے ہوٹلوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں جن سے ویڈیو ریکارڈ کر کے لڑکیوں کو بدنام کرنے کے لیے لیک کر دی جاتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ میری کوئی ایسی ویڈیو لیک ہو گئی تو میرے لالا میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی ٹکڑے کر دیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو راستہ چھوڑ دو، وہ ڈرانے اور دھمکی دینے والے انداز میں بول رہی تھی، مگر آواز میں چھپی لرزش اور چہرے پر پھیلی گھبراہٹ سب کچھ خود ہی ظاہر کر رہی۔ سوری، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ ویڈیو لیک ہوتی ہے تو اچھا ہی ہے، کم از کم میرا تو فائدہ ہو جائے گا۔ جب تم بدنام ہو جاؤ گی تو پھر تمہارے گھر والے تمہاری شادی میرے ساتھ ہی کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہیں کھڑا رہا، آواز میں بے نیازی تھی مگر آنکھوں میں ضد صاف چھلک رہی تھی۔ پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی دیکھ لے گا، مجھے ایسے پریشان مت کریں پلیز۔ میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں۔ وہ نرم لہجے میں جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ تو دیکھ لیں، اگر کوئی دیکھ لے گا تو ہمارے لیے کوئی وہ آسانی ہو جائے گی، ہمارے بتانے سے پہلے یہ خبر آپ کے لالا تک پہنچ جائے گی۔ نہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خوف سے لفظ توڑتے ہوئے بولی، میں نے اس دن جو آپ سے سوال کیے تھے، ان سوالوں کا جواب دینے کے بعد جانے دوں گا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ پاگل ہیں؟ نہیں، عاشق۔ کتنی گندی باتیں بولتے ہیں۔ میں عاشق کرتا ہوں، میں تمہارا عاشق ہوں۔ میں عشق کرتا ہوں، میں تمہارا عاشق ہوں، یہ گندی بات ہے؟ ہاں گندی بات ہے۔ اگر میرے لالا کو پتہ چل گیا تو عاشق کا سر جسم سے جدا ہو جائے گا، پھر عاشق کہیں اور ملے گا اور سر کہیں اور۔ اس کی بات پر سارم کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کیوں تمہارے لالا کسائی ہیں؟ یہ تو جب میرے لالا تمہارا حشر کریں گے تب ان سے ہی پوچھ لینا۔ ویسے آپ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ گھور کر دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں کنفیوز میڈم، میں بندہ ناچیز اس ہوٹل کا مالک ہوں اور آپ کو میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ ہی CCTV کیمرے پر دیکھا تھا۔ کیمرے میں کوئی پرابلم تھی، اسی کو ٹھیک کیا جا رہا تھا۔ او میرے اللہ، مطلب اب میری ریکارڈنگ ہو گئی ہے؟ لالا کو پتہ چل جائے گا میں ہوٹل میں آئی تھی۔ وہ بری طرح پریشان ہو کر بڑبڑانے لگی۔ پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں، کیا آپ میری ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ سارم کے ذہن میں شرارتی خیال آیا۔ سارم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ڈیلیٹ تو کر سکتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ لفظ ہوا میں معلق رہ گئے جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ انشا کی آنکھیں بڑی ہو گئیں، سانس رک سی گئی تھی اور ہاتھ بے ساختہ دروازے کے ہینڈل پر جم گئے تھے۔ سارم نے قدم آگے بڑھایا، سرکنے والی روشنی میں اس کا سایہ لمبا ہو رہا تھا۔ سوچ لو، فیصلہ تمہارا ہے، لیکن یاد رکھو ایک غلط قدم اور پھر کوئی واپس نہیں آتا۔ خاموشی میں صرف دل کی دھڑکن اور دروازے کی کوشش سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ ریکارڈنگ میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا، بلکہ اسے وائرل کر دوں گا تاکہ آپ کے لالا تک جلدی سے پہنچ جائے۔ نہیں پلیز ایسا مت کیجیے گا، جب بھی آپ فون کریں گی میں آپ کا فون اٹھا لوں گی۔
प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, वीडियो वायरल मत कीजिएगा। आंखों में आंसू भर आए, हाथ वाकई जुड़े हुए थे, मगर इस लम्हे इससे इस पर ज़रा भी तरस नहीं आया था। इसे तो बस ये खुशी थी कि इसका तीर ठीक निशाने पर लगा था। वो इससे बात करना चाहता था, मगर वो इस बार इसका फ़ोन काट देती थी। प्लीज़ अब मुझे जाने दें, मेरी दोस्तें मेरा वेट कर रही हैं। ओके जाओ, मगर वादा याद रखना, वरना वीडियो तो मेरे पास महफूज है। ये कहते हुए इसकी आवाज़ में साफ धमकी थी। ठीक है, प्लीज़ वीडियो वाली धमकी मत दें, मैं आपका फ़ोन सुन लूँगी। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर ऐसे निकली जैसे इसके पीछे पुलिस लगी हो या कोई खौफनाक जिन जो बस इसे पकड़ लेगा। वहीं खड़ा वो इसे भागते हुए देखता रहा। लबों पर फैली हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो वाह मेरे अल्लाह, क्या मास्टरपीस बना है, इसके जहन में यही गूंज रहा था। सारम वहीं खड़ा हल्की मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। इसकी आंखों में चमक अभी भी मौजूद थी। इस इंशा के गायब होने के बाद भी मंजर मुकम्मल तौर पर रुका हुआ महसूस हो रहा था। एजल किनारे बैठी थी, दोनों घुटनों को सीने से लगाए जैसे खुद को समेटकर किसी आने वाले दर्द से छुपाना चाहती हो। यारम इसके सामने था, एक हाथ में रोई, दूसरे में पायरीन। कमरे में खामोशी थी, मगर इस खामोशी के नीचे एजल की तेज सांसें और यारम की जब्त शुदा झंझलाहट साफ महसूस हो रही थी। एजल ने अचानक इसका हाथ थाम लिया, बिल्कुल बच्चों की तरह उंगलियां किसी हथेली में गाड़ती। प्लीज़ ये मत लगाइएगा, ये बहुत जलन करती है। आवाज़ कमज़ोर थी, आंखें खौफ से फैली हुई जैसे वाकई दर्द इसके सामने खड़ा हो। यारम ने हाथ खींचना चाहा, मगर एजल की गिरफ्त मजबूत हो गई। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ो, लगानी पड़ेगी, कट कह रहा है, अगर साफ नहीं किया तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसकी आवाज़ में नरमी नहीं थी, बस जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी जिससे वो पीछे नहीं हट सकता था। एजल ने सर नफ़ी में हिलाया, आंसू पलकों पर लरसने लगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगवाना। रोई जैसे जख्म के करीब आए। इसने हाथ और ज़ोर से पकड़ लिया, पूरा जिस्म तन गया, यारम की पेशानी के बल पड़ गए। इसने आंखें सख्त की, मगर लहजे में अब भी एक मजबूर सा जब्त था। एजल, बच्चों जैसा बिहेव मत करो, जख्म साफ करने दो। एजल की सांस टूटने लगी, आंसू अब बहने लगे। मुझे बहुत जलन होती है। वो रो रही थी, बिल्कुल बेबस, जैसे दर्द से नहीं बल्कि इस लम्हे की बेरहमी से डर गई हो। यारम ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे खुद को काबू में ला रहा हो। फिर बोला, अगर ज़रा सा दिमाग भी ज़बान के साथ चलता हो ना तो समझ आ जाएगी, पायोडीन ज़रूरी है। ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। जो 5 दिन में ठीक हो सकता है वो 15 दिन तक घसीटेगा। एजल ने आंसुओं के बीच होंठ भींचते, हाथ अब भी इसकी हथेली में था, मगर आवाज़ में खफकी घुल गई थी। आप तो हर वक्त मेरी ज़ुबान पर ताने देते होते हैं। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद लरसती हुई मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे तो डर है किसी दिन आपकी बुरी नज़र मेरे बेचारी ज़ुबान कट कर गिर ही ना जाए। यारम के हाथ की गिरफ्त लम्हा भर को ढीली पड़ गई। वो कुछ ना कह सका, बस इसे देखता ही रह गया। और एजल आंसुओं के साथ भी मुस्कुराकर इसी तरफ देख रही थी। हो गई तुम्हारी बकबक, अब मुझे ड्रेसिंग करने दो, और अगर अब की बार आवाज़ निकाली ना तो ज़ख्म के अंदर इंजेक्शन भरकर लगाऊंगा, फिर दिल भरकर चीख लेना। यारम ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर इसे तकिए पर सीधा लिटाया। इसकी गिरफ्त मजबूत थी, मगर बेरहमी नहीं थी, बस वो जिद जो किसी को बचाने के लिए की जाती है। एजल ने तकिए के किनारे को मुट्ठी में जकड़ लिया, पलकें ज़ोर से बंद कर ली। ओ आह आह, वो दर्द से कराते हुए रोते रोते रंग बिरंगी आवाज़ें निकाल रही थी। यारम के हाथ जरा भी ना रुके। एजल की रंग बिरंगी आवाज़ें निकालना बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है। आवाज़ रोते रोते भर आ गई। मैं कोई शौक से आवाज़ें नहीं निकाल रही, वो वाकई दर्द में थी। जख्म की जलन और इसका अपना खौफ, ये सब एक साथ इसके असाब पर हमला कर रहे थे। इसके आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। वो उंगलियां बेख्तियार यारम की शर्ट के कॉलर में पेवस कर चुकी थी, जैसे वही वाहिद सहारा हो। यारम ने कट को पूरी तवज्जो से साफ किया। हाथ मजबूत थे, मगर हर हरकत नपी तुली थी, जिसके जबड़े की तेज लकीर तन गई थी, जैसे वो एजल के दर्द को अपने अंदर रोक रहा हो। एजल सिसकियां ले रही थी, सांस बेतरतीब, जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। पट्टी बांधी गई, सनी प्लास लगाया और फिर हाथ पीछे हट गया। हो गया, आवाज़ कदरे हल्की पड़ गई। अब तुम रोना बंद कर सकती हो। एजल ने आंखें नहीं खोली, आंसू अब भी पलकों पर फिसल रहे थे, जैसे दिल को यकीन ही ना आ रहा हो कि वो दर्द रुक चुका है। आप मुझे प्यार से भी चुप करवा सकते थे, वो हिचकियों के दरमियान बोली। डांटना ज़रूरी नहीं होता। यारम एक लम्हे को खामोश रहा, फिर इसके होंठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा तो बताओ कैसे चुप करवाऊँ? एजल ने आहिस्ता से पलकें उठाई, आंखें सूजी हुई मगर तवक्को से भरी थी। प्यार से कहीं कि एजल मेरी जान, चुप कर जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दर्द हो रहा है, मगर ड्रेसिंग न करता तो जख्म में इन्फेक्शन हो जाता, इसलिए तुम्हें तकलीफ देना ज़रूरी था, वरना मैं कभी भी तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ न होने देता।
इज़ल की सांस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लबों पर शरारती मुस्कुराहट फैलने लगी। हाँ, और इसके बाद तुम्हें लोरी सुनाऊं ताकि तुम्हें नींद आ जाए? यारम ने इसकी बात काटते हुए कहा, लहजा हल्का सा तंज और मामूली नाराज़गी लिए हुए था। नहीं, वो अबीरा शर्माते हुए बोली, आंखें झुकी हुई, अल्फाज रुक कर अदा कर रही थी। वो ऑप्शनल है, लेकिन बाकी सारा कुछ कंपलसरी है। यारम ने हल्का सा सरनफी में हिलाया। कसम से मैंने अपनी ज़िंदगी में तुमसे बड़ी ड्रामेबाज लड़की नहीं देखी। इसकी आवाज़ में मसनूई सा गुस्सा है था, लेकिन नर्म अंदाज में बस थोड़ा सा एहसास और ये कि वो अबीरा की हरकतों पर तवज्जो दे रहा था। डीएसपी साहब, अब तो देखने का चांस भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके करीब किसी को भटकने नहीं दूंगी। आप माने या ना माने, आप मेरे हो चुके हैं प्यारे शौहर जी। इसने पूरे हक से यारम की शर्ट सीने से पकड़कर से अपनी तरफ खींच लिया था। वो अचानक गुर्बत और बेसाख्ता जर्रात। यारम का मजबूत दिल लम्हा भर कर अपनी रफ्तार भूल बैठा था। धड़कनें तेज हुई, मगर चेहरे पर वही जब्त, वही खामोशी रही। ठक ठक ठक। कौन है? सर, मैं राशिद खान। आपको अपडेट देनी है। बाहर से भारी और संजीदा आवाज़ आई थी। ये आपके बंदे भी आपके जैसे हैं। ये गलत वक्त पर एंट्री क्यों मारते हैं? अनरोमांटिक लोग। 2 मिनट सब्र नहीं कर सकता? कितनी मुश्किल से मैंने ये लम्हा बनाया है। ईज़ल ने मुँह बस उड़ते हुए कहा, चेहरे पर थोड़ी सी तड़प और तंज लिए देख रही थी। प्लीज़ मोहतरमा, मेरी शर्ट छोड़ दें। वो मुझे हमारी बाकी साथियों के बारे में इन्फॉर्म करने आया होगा, वरना इतनी रात को इस बेचारे को कोई शौक नहीं कि ठंड में अपने कमरे से निकलकर हमारा दरवाज़ा खटखटाए। यारम ने नरमी से कहा, लेकिन नसरें कमरे के दरवाजे की तरफ मरकूज थी। वो खुद पर हैरान था ताकि इसने इज़ल की हरकत पर अभी तक डांट क्यों नहीं लगाई। उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा। सॉरी सर, मास्टर ख्वाह हूँ, आपको रात के इस वक्त परेशान किया, मगर खबर ज़रूरी थी। कोई बात नहीं राशिद, हमारे लिए हमारा मिशन और हमारा काम सबसे पहले है। यारम ने नर्म मगर मजबूत अंदाज में जवाब दिया, अपने अहलकार के एहतराम को बरकरार रखते हुए। जल्दी बताएं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सर, खुशखबरी है, हमारे बाकी फोर्सेस के आदमियों का पता चल चुका है। अल्लाह का शुक्र है, इस जानलेवा हादसे में सब बच गए। शुक्र है अल्लाह, तेरी ज़ात का शुक्र है। यारम ने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया, दिल में सुकून और राहत महसूस करते हुए। सब खैरियत से हैं और कहाँ हैं? मेरे ख्याल से हमें फ़ौरन इनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। यारम ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा, आवाज़ में थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। नहीं सर, मेरी उनसे बात हो गई। वो लोग चौकी नंबर 6 में बाहिफाजत पहुंच चुके हैं। अभी भी बहादुर खान से बात हुई है, वो लोग बिल्कुल महफूज हैं और कल सुबह चौकी नंबर 6 का साबका इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के हमरा यहाँ पहुँचेगा। आपको आराम करने की ताकीद की गई है और आपकी मिसेस के लिए अभी सब बहुत फिक्रमंद थे। राशिद ने तफसील से सब कुछ बता दिया। बहुत शुक्रिया सबके फिक्रमंद होने के लिए। ठीक है, फिर तुम आराम करो, इंशाल्लाह सुबह बात होगी। यारम ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर खामोशी से इज़ल को देखा। इज़ल कंबल ओढ़े सिमट कर लेटी हुई थी। 5 मिनट पहले वो ड्रेसिंग करवाते हुए बकबक कर रही थी। वो जाग रही थी तो ये तो कन्फर्म था। एक छोटी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई, मगर चेहरे पर सुकून और फिक्र की मिलीजुली कैफियत थी। मैं पूछ सकता हूँ, अब ये तुम्हें कौन सा नया दौरा पड़ गया है? यारम चलते हुए इसके पास आकर दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था। प्लीज़ आप पहले मुझे एक बात का सच सच जवाब दें। वो कंबल के अंदर से बोली, इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, पूछो क्या पूछना है। और ये चेहरे से कंबल का घूंघट उठा, और इतनी शर्मीली बनने की ज़रूरत नहीं। यारम ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से कंबल हटाना चाहा, मगर इसने सख्ती से कंबल को जकड़ रखा था। आप मुझे ये बताएं कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए हैं? माशाल्लाह, तुम्हें अब होश आई है कि तुम्हारे कपड़े चेंज हो चुके हैं। यारम के लब शरारत से मुस्कुरा दिए थे। अब इसे समझ में आया था वह क्यों शर्माकर कंबल में घुसी हुई थी। और किसकी इतनी जुर्रात है कि यारम खान की बीवी को हाथ लगाए? जाहिर सी बात है मैंने ही चेंज किए, मगर इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या आपने चेंज करवाए हैं? वो कंबल के अंदर चीखी थी। पागल हो गई हो, इतनी ज़ोर से चीखोगी तो लोग बाहर समझेंगे कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या तशद्दुद हो रहा है। लोग गए भाड़ में, मुझे आप ये बताएं, आपको शर्म नहीं आई मेरे बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए? व्हाट? बेहोशी का फ़ायदा? तुम्हें ऐसा लगता हूँ मैं? लगते तो नहीं थे, मगर जिस तरह की हरकत की है अब तो मुझे आप बहुत कुछ लग रहे हैं। यारन ने इसके मुंह से कंबल थोड़ा सा नीचे खींचते हुए घूर कर देखा। अबे ओ अकल की अंधी, मैंने सिर्फ लाइट ऑफ करके कंबल के अंदर से इतना ही तुम्हें टच किया जितना करना ज़रूरी था। सिर्फ तुम्हारे गीले कपड़े उतार कर तुम्हें सूखे कपड़े पहनाए हैं ताकि तुम्हें कहीं ठंड से ही ना मर जाओ। अगर ठंड से मर जाती तो तुम्हारे ससुर ने ये इल्ज़ाम भी मुझ पर डाल देना था कि मैंने तुम्हें मार दिया है। तो मर जाने देते, जब मैं होश में होती तब मुंह नहीं लगाते। बेहोश थी तो पता नहीं, बात अधूरी छोड़ चुकी थी, मगर इसका मतलब यारम को समझ आ गया था। ओ ओ ओ वो रो रही थी।
वो ड्रामे बाजी से रोते हुए शर्म से सुर्ख पड़ रही थी। शर्म तो इसे सच में आ रही थी, बाकी वो एज़ल थी। ड्रामे बाजी तो इसकी फितरत में ही थी, जो वो बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग नदी में गिरने से निकलकर पानी से तेज़ बहाव के साथ बह गया है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम क्या बक रही हो। और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें ऊ करके मुंह फाड़ के रोना पड़ रहा है। यारम ने इसकी नकल उतारते हुए कहा, मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ, तो बेहोश। मैं तो बेहोश थी। आपने मेरा कितना फ़ायदा उठाया या नहीं, ये तो आपका दीन ईमान है। एक लगाऊंगा कान के नीचे खींचकर, अगर फजूल दिमाग चलाया तो। यारम ने हाथ उठाकर इशारे से कहा तो वो दुबक कर पीछे हुई। इसे सच में लगा था कि इसे यारम थप्पड़ मारने लगा है। ये अच्छा है तो मासूम लड़की का फ़ायदा उठा लिया, ऊपर से हाथ उठाकर डरा रहे हैं। आपको तो हम सिविलियन का मुहावरे समझा जाता है, और यहाँ आप मेरी सच्चाई से भरी आवाज़ दबा रहे हैं। वो ड्रामा क्वीन बेहतरीन एक्टिंग कर रही थी। तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। कोई सुन ले तो क्या सोचेगा कि डीएसपी यारम खान है ही ऐसा। यारम ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, डीएसपी यारम खान बिल्कुल ऐसा है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए मैं मान नहीं सकती कि आपने मेरी बेहोशी का फ़ायदा नहीं उठाया होगा। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो वो मैं तुम्हारे होश में होते हुए भी उठा सकता हूँ। तो मेरी बीवी हो, पूरा हक है मेरा तुम पर। अगर मैं हक वसूल करना चाहूँ तो मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता। यारम ने इसके चेहरे पर झुकते हुए नरमी से सिर्फ समझाने के लिए कहा था। हाय, सो रोमांटिक। कहाँ छुपा कर रखते हैं अपना ये वाला रूप। लव यू जी। एज़ल का चैनल चेंज हो चुका था। वो मजलूम औरत से और रोमांटिक दोशीज़ा बन चुकी थी। ए अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। इसके साथ अगर मैं 4 दिन रहा तो मेरा शुमार नॉर्मल लोगों में नहीं होगा। या अल्लाह, मुझे सब्र जमील अता फरमा के इस नमूने को झेल सकूं। यारम सर पकड़े हुए पास रखी हुई कदीम लकड़ी की कुर्सी पर बैठ चुका था। वैसे सच में आपने मेरा ज़रा सा फ़ायदा भी नहीं उठाया। उंगली के पूरों की तरफ इशारा करते हुए पूछ रही थी कि इतना सा फ़ायदा भी नहीं उठाया। आज तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यारम ने उठकर बेड से तकिए को उठाकर जोर से इसके ऊपर मारा। ही। एज़ल दांत निकालते हुए जोर जोर से हंस रही थी। इसने मुंह पर कंबल लेकर तकिए से अपना बचाव किया। आई लव यू प्यारे, मेरे प्यारे सजनवा। वो कंबल में मुंह छुपाकर दांत निकालकर हंसते हुए बोली, ए अल्लाह, आज की रात मेरी हिफाजत फरमा। सुबह उठकर सबसे पहले इस लड़की को किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगा। इससे पहले कि इसका दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह से ख़राब हो जाए, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। वो दोनों हाथ कमर पर रखे बोल रहा था, जो डॉक्टर मेरे पागलपन का इलाज करेगा, इसका भी ध्यान रखना। इसका इलाज करने वाला कोई नहीं मिलेगा फिर डीएसपी साहब। एज़ल की करके रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हा, ये क्या चीज़ आपने मेरे पल्ले बांध दी है। यारम तंग आ गया था इसकी बकबक से। ज़्यादा तंग आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोने लगी हूँ। मुझसे बस दूर रहिएगा। अगर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो मैं चिल्लाकर यहाँ सब लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। कंबल धमकी देने के बाद फिर से चेहरे पर ले चुकी थी। धमकी देकर सोने के बारे में सोच रही थी। सो जाओ प्लीज़, तुम सोकर मेरी जान पर एहसान करोगी। बेफिक्र होकर सोना, मैं पागल हूँ, तुम जैसी आफत को हाथ लगाऊं। यारम ने दोनों हाथ जोड़कर जान छुड़ाते हुए कहा, हाय डीएसपी साहब, ऐसे मजलूम बनते हुए आप कसम से बहुत अच्छे लगते हैं। अब की बार यारम चुप हो गया था। वो इस लड़की से जीत नहीं सकता था, ये बात इसने दिल से तस्लीम कर ली थी। आर्यान, उठ जाओ बेटा, मैंने आप दोनों के लिए अपने हाथ से नाश्ता रेडी किया है। ये रुशानी की आवाज़ थी। रात बहुत देरी से सोने की वजह से शायद अबीरा की भी फजर में आंख नहीं खुली थी। रुशानी की आवाज़ पर आर्यान की आंख तो खुल गई थी, मगर उसने जानबूझकर जवाब नहीं दिया था, क्योंकि अबीरा गहरी नींद में सो रही थी। अगर जवाब देता तो अबीरा की नींद ख़राब हो जाती। आर्यान इस वक्त बिल्कुल भी अबीरा को उठाना नहीं चाहता था। रात को अबीरा बहुत रोई थी, इसकी आंखें अब भी सूजी हुई थी। कितनी मुश्किल से इसने अबीरा को सोने पर आमादा किया था। इसके दिल के दर्द का एहसास तब हुआ जब वो गहरी नींद में भी सिसकियाँ लेकर रो रही थी। वो आज ऑफिस नहीं जाना चाहता था। इसने सोच लिया था वो सारा दिन अबीरा के साथ रहेगा। घर में इस वक्त परीशा और रुशाने भी थी। वो नहीं चाहता था कि वो मिलकर अबीरा को परेशान करे। सिचुएशन ख़राब थी। ना तो आर्यान रुशाने को तकलीफ में देख सकता था, ना अबीरा को। इस सब में से फजूल सिर्फ परीशा लग रही थी। आर्यान को परीशा पर बहुत गुस्सा था। वो जानता था कि परीशा रुशाने को यहाँ तक लेकर आई है। बेटा उठ जाओ, रुशाने की आवाज़ फिर से उभरी। वो भी दरवाजे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यान जानता था कि रोशाने ये सब कुछ इनसिक्योरिटी में कर रही है, वरना वो अच्छी तरह से जानती थी कि आर्यान को कोई भी इस तरह नाश्ते के लिए नहीं उठा सकता था। आर्यान अपना टाइम टेबल खुद सेट करके सोता था। वो हमेशा अलार्म लगाकर सोता था और अपनी मर्जी से उठने का आदी था। और रोशाने ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। आर्यान को रोशाने के इस अंदाज पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी। गुस्सा इसलिए कि वो जानबूझकर इसकी नींद ख़राब कर रही थी, इसे तंग कर रही थी, और प्यार इस बात पर कि वो इसे लेकर इनसिक्योरिटी फील कर रही थी। आर्यान खान के लब मुस्कुरा दिए।
روشانی نے آریان سے بہت پیار کرتی تھی، اس بات کو آریان خان جھٹلا نہیں سکتا تھا، اور جو اس وقت اس کے پہلو میں سر رکھے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی، اس سے وہ کتنی محبت کرتا تھا، اس بات سے بھی وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے جب دو ایسے رشتے جن سے وہ بےحد پیار کرتا ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے وہ دونوں ایک ہی دوسرے سے نفرت کرتے ہوں۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں انصاف کرنا۔ اگر عبیرہ سے انصاف کرتا تو روشانی سے ناانصافی ہو جاتی، اور اگر روشانی سے انصاف کرنے کی کوشش کرتا تو عبیرہ سے ناانصافی ہوتی۔ مگر اس وقت عبیرہ کی محبت آریان پر غالب تھی، کیونکہ بار بار روشانی کی آواز دینے پر بھی آریان نے آواز نہیں دی تاکہ عبیرہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ بھی بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ روشانی کی تو ایک آواز پر آریان بھاگا چلا آ جاتا تھا، مگر آج عبیرہ کی محبت نے اسے روک رکھا تھا۔ اب دروازے پر روشانی کی آواز نہیں آ رہی تھی، شاید وہ جا چکی تھی۔ کب تم میری زندگی بن گئی پتہ نہیں چلا، کب تم اتنی خاص ہو گئی میں سمجھ نہیں پایا۔ وہ عبیرہ کی سلکی ریشمی لٹوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے معصوم روئے ہوئے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں بے خبر سو رہی تھی۔ دروازہ بند رہنے کے بعد روشانی کا ضبط جیسے وہیں ٹوٹ گیا تھا، سانس تیز تھی، انگلیاں بے اختیار آپس میں مڑ رہی تھیں۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی رہی جیسے ابھی دروازہ خود ہی کھل جائے گا، مگر خاموشی بدستور قائم رہی۔ وہ پلٹی، لمبے قدموں سے ڈائننگ روم کی طرف بڑھی تھی اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں وہی چپتا ہوا خوف جو صرف تب جاگتا تھا جب کوئی اپنا ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو۔ پریشا جو یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی تنزیہ مسکراہٹ سجا کر بولی، روشانی آنٹی تسلیم کر لیجیے کہ آپ کا بھتیجا آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس لڑکی نے پوری طرح آپ کے بھتیجے کو اپنا گرویدہ کر لیا ہے۔ روشانی نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، ہونٹ بھیج کر آواز میں کڑواہٹ اتر آئی۔ پریشا اگر تم مجھے کوئی اچھا مشورہ نہیں دے سکتی، میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتی، تو دل جلانے والی باتیں مت کرو۔ اس کا ہاتھ بے اختیار صوفے کے بازو پر جم گیا تھا۔ آج پہلی بار آریان نے اسے نظر انداز کیا تھا اور یہ خیال اس کے اندر کچھ توڑ رہا تھا۔ روشانی آنٹی میں آپ سے ہمدردی کیا کروں، سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا اکڑو ضدی بھتیجا کیسے اس لڑکی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ روشانی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، چہرے پر سختی آ گئی، آواز میں پرانی تلخی لوٹ آئی۔ اس میں میرے آریان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بیٹی کس کی ہے؟ اس اچانک ماں کی، اس چلاک ماں کی جس نے میرے شوہر پر ڈورے ڈال کر میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ مگر اس بار اس عورت کی بیٹی کو جیتنے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے لہجے میں فیصلہ تھا، ضد تھی، اور برسوں پرانا زخم بھی۔ میں تو پلاننگ کے تحت آریان کو اٹھانے گئی تھی، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آریان اس طرح اٹھنے کا عادی نہیں۔ اس لیے جب اٹھنا ہوتا ہے وہ اپنا الارم کلاک شروع سے ہی سیٹ کر کے سوتا ہے۔ مگر اسے اس چڑیل سے دور کرنے کے لیے میں نے آریان کے لیے ناشتہ بنایا، اسے اٹھانا چاہا تاکہ وہ اس جادوگرنی کے سحر سے باہر نکلے، مگر وہ تو اس کے سحر میں پوری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ رکی، سانس بھرا، پھر زہر آلود یقین سے بولی، آریان کو میں تمہیں تبریز کی طرح اس لڑکی کے حوالے نہیں کروں گی۔ اس کی ماں نے تبریز کو مجھ سے چھین لیا، اور اب بیٹی میرے بھتیجے کو، میرے بیٹے کو مجھ سے چھین رہی ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ پریشا تم جلد از جلد نکاح کے لیے خود کو تیار کرو، تم ہی ہو جو اس لڑکی کو ہرا سکتی ہو۔ کیا؟ پریشا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ روشانی آنٹی آپ اپنی بات سے نہیں بدل سکتی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں آپ کو آریان تک پہنچاؤں گی تو آپ میرا رشتہ اب یہاں سے ختم کروانے میں میری مدد کریں گی۔ اب آپ اپنی بات سے بدل نہیں سکتی۔ اس کے لہجے میں صدمہ تھا، آنکھوں میں بے یقینی۔ پریشا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، پاگل مت بنو۔ تمہیں آریان کی زندگی میں آنا ہی ہوگا، بیوی بن کر طاقتور ہو جاؤ گی اور اس لڑکی کو اٹھا کر آریان کی زندگی سے باہر پھینک دینا۔ پریشا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نفرت ابھری، وہ دو ٹوک بولی، مجھے تو آپ کا آریان پہلے ہی منہ لگانا گوارا نہیں کرتا، اب تو پوری طرح سے فدا ہو چکا ہے اس لڑکی پر۔ مجھے کسی جھوٹی چیز نہیں چاہیے تھی، مجھے آریان سے شادی نہیں کرنی۔ وہ ہینڈ بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈال چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ واپس اپنے اپارٹمنٹ، مجھے یہاں رہ کر آپ کی جیت کا ذریعہ نہیں بننا۔ روشانی کی آواز میں خطرناک سکون اتر آیا تھا۔ پریشا تم شاید بھول رہی ہو کہ تم کہیں بھی چلی جاؤ مگر واپس تمہیں آنا آریان کے پاس ہی ہے۔ تم آریان خان کی منگ ہو، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ نہیں پریشا نے پلٹ کر آخری نظر ڈالی، آنٹی وہ تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، مگر مجھے افسوس ہوا کہ آپ اپنی بات سے مکر گئی ہیں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ روشانی صوفے پر بیٹھے بیٹھے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جس میں شفقت نہیں سازش تھی۔ بھاگ لو پریشا، جتنا بھاگ سکتی ہو واپس، تو تمہیں آریان کے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ اگر جلد از جلد تمہیں آریان کی زندگی میں شامل نہ کیا تو یہ لڑکی آریان پر قابض ہو جائے گی، جو میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، نظر خلا میں جمائے ذہن میں ایک نیا زیادہ خطرناک پلان بنا رہی تھی، جس میں صبر کم اور وار سیدھا، ایسا وار جو خاموشی سے نہیں بلکہ پورے اختیار کے ساتھ کیا جانا تھا، کیونکہ اب بات صرف ضد کی نہیں رہی تھی بلکہ اپنی شکست ماننے یا دوسروں کو توڑ دینے کی تھی۔